हाँ जी बेटा जी कल वाली ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਬੇਟਾ ਕੱਲ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਟੋਟਲੀ +1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਸੀ ਹਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ +2 ਦੇ ਉੱਤੇ +2 ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ +2 व्हाट यू मीन बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि अगर एक ए ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ए इवेंट होने तो बाद बी इवेंट होने के कितने चांसेस हैं दैट इज ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जांपल उरे लिखा है प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी है ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ कि बी इवेंट होने तो बाद ए इवेंट होने के कितने चांसेस हैं समझ रहे हो मेरी गल मतलब बी इवेंट ऑलरेडी अकर्ड है तो ए इवेंट होने के कितने चांसेस हैं अल्टीमेटली की हो गया कि ए वास्ते बी इज ए सैंपल स्पेस अगर आप इन्हों डायरेक्टली देखना चाहिए ना तो ए ली बी की होगी सैंपल स्पेस होगी इज इट ऑल क्लियर तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है क्लियर और अगर आप बोर्ड्स करना तो फॉर्मूला अप्लाई करके आना पड़ेगा की है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इट ऑल क्लियर बेटा तो इनू की कहने आप हाँ जी की कहने बेटा आप इसनू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जिहदे विच कोई भी दो एलिमेंट्स कुछ भी कॉमन ना होवे डिसजॉइंट सेट्स then probability a upon b is always equivalent to 0 is it all clear beta ठीक है जी what do you mean by independent and dependent events देखो ये ना डायरेक्ट कंडीशन है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की पहला मैं कंडीशन लिख देना that probability of a intersection b should be equals to probability of a into probability of b so this is a independent events these are independent events independent events ਹੁੰਦੇ हैं लिखी हुई हुई है कंडीशन इंडिपेंडेंट का मतलब की होता है कोई एक इवेंट दूजे इवेंट पे डिपेंड ना करे फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉइन टॉस की क्या जड़ा वो एच इवेंट है क्या अच्छा चलो छोड़ो फॉर एग्जांपल मैं कह रहा कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट किए क्या मेरी क्वेश्चन सॉल्विंग या थोड़ी क्वेश्चन सॉल्विंग आपस डिपेंड करेगी नहीं बहुत इंडिपेंडेंट मेरा वे अलग होएगा थोड़ा वे अलग होएगा या तो यह नहीं कि जे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व करेगा पहला बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करेगा ता दूजा बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करेगा इहदा मतलब दूजा बच्चा पहले बच्चे से की हो गया डिपेंड हो गया इदा दा कोई कंडीशन आपां नहीं दी हुई तो इट मीन की होंगे इंडिपेंडेंट होंगे मान लो दो बच्चे रेस च भज रहे हैं या तीन बच्चे रेस च भज रहे हैं हुण रेस नूं जितन की प्रोबेबिलिटी आपां ही देखांगे ना कि वो इंडिपेंडेंट है और दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सब तो ज़्यादा मेन प्रॉब्लम बच्चों को किस चीज़ आती है कि जो आप दो चीज़ा देख रहे हैं तो वो दो चीज़ों को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लेना है कि इंडिपेंडेंट लेना है क्लीयर हो आप क्वेश्चन करांगे क्वेश्चन भी तुहानूं समझ आएगा कि वो जिहड़ियां दो चीज़ों की मैं गल कर रहा आर दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और आर दे म्यूचुअली आर दे इंडिपेंडेंट इवेंट्स इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जेडे हैं वो पेयर वाइज ही होंगे हमेशा किस च होंगे बेटा पेयर वाइज अच्छा एक चीज और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कोई एग्जांपल दे सकते हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की होंगे दो अलग अलग इवेंट्स किवें फॉर एग्जांपल अगर मैं कहना कि एक मैंने डाइस टॉस किया जे डाइस टॉस करोगे तो वो सैंपल स्पेस कितनी बनेगी 1 2 3 4 5 6 है ना अगर मैं कह रहा एक ए इवेंट है फॉर एग्जांपल ए इवेंट ईवन नंबर आ गए बी इवेंट है उसदे विच ओड नंबर आ गए आर दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यस व्हाई बिकॉज दोनों इवेंट्स कुछ भी कॉमन नहीं है आर दे इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं क्योंकि आप गल नहीं कर सकते बिकॉज इन्हों का इंटरसैक्शन इज व्हाट 0 तो यही चीज आपने ख्याल रखना है बस क्लीयर है जी समझ आई गल हुण इंडिपेंडेंट दे भी देखो जे दो ये इंडिपेंडेंट है तो ए बनेगा ठीक है अच्छा एक मिनट आ लिखी गल अगर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन ए डैश बी डैश आर इंडिपेंडेंट ए एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट ए डैश एंड बी आर इंडिपेंडेंट सर इसका मतलब ये है कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की गल कर रहे हैं तो इट विल बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर मैं गल कर रहा हूं बेटा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो व्हाट डज दिस मीन इसका मतलब की होगा इट विल बी सिंपली
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ बेटा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b a कॉम्प्लीमेंट इंटू b so they are independent events क्या मेरी गल फॉलो कर रहे हो in case of independent event probability of a upon b is also equal to probability of a why because a event does not depend upon b event a event जेड़ा है वो b event ਦੇ ਉੱਤੇ डिपेंड नहीं कर रहा is it all clear बेटा क्या इन्नी गल समझ आ रही है पक्का चलो ठीक है जी चलिए आगे चलिए अगर तीन इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो ये कंडीशन बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या मेरी गल फॉलो कर गए यस और नो एनी डाउट इन दिस पार्ट पक्का चलो लो जी ये रहा पहला क्वेश्चन एक बार ट्राई करोगे फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी एक बार ट्राई करो जरा जल्दी फिर देखते हैं आप जल्दी ट्राई करो एक बारी हाँ जी बेटा हो गया क्लियर है ये एनी आंसर हाँ जी सी आ रहा है बेटा बी आ रहा है बी यस देखो जी इधर देखो की होएगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दी हुई है आपको कितनी 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई दी हुई है कितनी 0.2 वो कह रहे कि इधर एक्स और वाई फेल इन द एग्जामिनेशन अच्छा आप इनू फेल है तो फेल नु आप एक्स ही मान लिए है जी एक्स नु की करिए बेटा आप फेल नु की मान लिए एक्स मान लिए तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ फाइंड करना है एक्स यूनियन वाई सर ये थोनू किवें पता लग गया कि एक्स यूनियन फाइंड करना है और लिखा हुआ है क्लियरली क्वेश्चन ठीक है जी और लिखा हुआ है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस अपन ਨੂੰ पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इन एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इन वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इन बोथ एक्स एंड वाई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दिता है कितना दैट इज 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कितना दिता है 0.2 माइनस अब सर x एंड y फेल होंगे इसके बारे में कोई बात नहीं की गई सर इसका क्या करोगे आर दे इंडिपेंडेंट और आर दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाई इट इज इंडिपेंडेंट क्योंकि एक का फेल दूसरे के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करेगा क्योंकि वो दोनों अलग अलग केसेस हो गए क्लियर समझ में आया ठीक है जी तो इसका मतलब ये क्या हो गए बेटा ये बोथ जो हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसका मतलब ये बन क्या गया ये बन गया 0.5 माइनस 0.06 क्योंकि ये 0.3 है और ये 0.2 है 0.3 इंटू 0.2 दैट इज 0.06 तो आंसर क्या आ गया 0.44 तो आंसर इज ऑप्शन बी क्या मेरी बात फॉलो करके पता लग गया चले आगे चले लो जी ये करके दिखाओ
हाँ जी, कैसे आया अभी? हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में भी फिर से पूछा है हम्म, और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाई इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बस ये बताओ। हाँ, क्यों आया? वाई इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट इवेंट? इंडिपेंडेंट इवेंट में पता क्या कह रहा है, कहता ए भी जीते बी भी जीते, ए भी जीत जाए बी भी जीत जाए। कभी होता है रेस में ऐसा कि ए भी जीत जाएगा और बी भी जीत जाएगा? नहीं ना, दोनों में से कोई एक ही जीतेगा। तो इसका मतलब ये इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है। ये इवेंट कौन सा है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर तो एक ही लाइन में बात की जाए, साइमल्टेनियसली कुछ अक्कर करा जाए, ठीक है ना, फिर तो हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करेंगे। अगर साइमल्टेनियसली बात नहीं होती है तो हम किसकी बात करते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करते हैं। इज इट ऑल क्लियर बेटा? समझ में आया? जैसे यहां पे था इस क्वेश्चन में, साइमल्टेनियसली ए एंड बी बोथ कैनोट विन, दोनों नहीं जीत सकते। पिछले केस में क्या था, इसमें साइमल्टेनियसली दोनों फेल भी हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। एक्स फेल हो जाए, वाई फेल हो जाए, बोथ आर इंडिपेंडेंट। अगर मैं कहता कि अगर दोनों में से कोई एक ही फेल होगा, अगर ऐसी कंडीशन होती कि दोनों में से या तो एक्स फेल होता या वाई फेल होता, दोनों फेल नहीं हो सकते एक साथ, तो फिर वो क्या इवेंट बन जाता? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बन जाता। इज इट क्लियर? तो डिफरेंस क्लियर हो गया। पेपर में देगा थोड़ी ना वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन है, वो तो पहचान करनी पड़ेगी हमें कि क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट इवेंट्स लगेंगे कि एक्सक्लूसिव के इवेंट्स लगेंगे। इज इट ऑल क्लियर बेटा? तो यहां पे इस क्वेश्चन में हमने किस चीज की बात करनी है बेटा? पी ए यूनियन बी। तो सबको पता है कि ये क्या होगा? ए बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब ए एंड बी आर व्हाट टाइप ऑफ इवेंट्स? दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सो आंसर इज 0 ऑफ दिस पोर्शन। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बिकम 9/20। सो आंसर इज 9/20। क्या मेरी बात फॉलो करके? एनी डाउट इन दिस पार्ट? चले आगे चले, हो गया? ऑल क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट करके दिखाओगे? ये याद है आपको ये क्या है और ये क्या है? अच्छा, ए एंड बी आर टू व्हाट टाइप ऑफ इवेंट्स? दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मेरे को पक्का पता है कि ये दोनों भी क्या होंगे? इंडिपेंडेंट। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस, अच्छा चलो एक मिनट, 1 माइनस लिख दिया डायरेक्ट सर। 1 माइनस ना लिख के मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 3/25 लिख दूंगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको मैं 8/25 लिख दूंगा। क्या मेरी बात को फॉलो कर गए? एनी डाउट इन दिस पार्ट? तो बेटा होगा क्या अब क्वेश्चन में? ए निकालना है, निकाल सकते हो, ट्राई कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखोगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखोगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। करोगे ट्राई? करो। पूरी कोशिश है कि आज आपको 2024 वाले जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है ना वो बता दूं, दिखा दूं एक बार कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। हाँ जी बेटा, हो गया? अरे बना,
इसको क्या लिखोगे, लेट्स सपोज इसको मैं स्मॉल ए मान लेता हूँ, इसको स्मॉल बी, तो ये बन गया 3/25 और ये बन गया 1 माइनस ए और ये बन गया बी इक्वल टू 8/25। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ये तो, a माइनस ए बी इक्वल टू 3/25 और ये बन गया b माइनस ए बी इक्वल टू 8/25। अब बताओ क्वाड्रेटिक ही बना लो, कुछ कटिंग कुटिंग तो होती नहीं है, क्योंकि अगर ए बी, अगर मैं इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा फिर a और b की क्या b क्या है, b की वैल्यू नहीं ना पता मेरे को, तो फिर दिक्कत आएगी ना, क्योंकि टू वेरिएबल इक्वेशन ही बनेगी, a माइनस बी ही बनेगा, तो यहां से क्वाड्रेटिक ही बनाने में फायदा है। तो मतलब मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में मैं a को लिख लूंगा 3/25 इंटू 1 माइनस बी और मैं इस पार्ट को यहाँ पे पुट कर दूंगा। हाँ जी, क्या आ जाएगा बेटा बोलो, b माइनस 3b/25 माइनस 25b। अच्छा एक मिनट 25 माइनस 25b की जगह अगेन वही लिख लो 25 1 माइनस बी। क्यों, क्योंकि उधर 8/25 पड़ा है ना, वो मेरे को दिख रहा है कटता हुआ। अच्छा एल्शियम ले लो, तो एल्शियम लेके क्या बन जाएगा बेटा बोलो, 25b माइनस 25b स्क्वायर माइनस 3b इक्वल टू 8 इंटू 25 1 माइनस बी होल डिवाइडेड बाई कितना आएगा बेटा 25, तो 25 से 25 कट गया बेटा। अब बना गया हमारे पास माइनस 25b स्क्वायर प्लस 22b इक्वल टू 8 माइनस 8b। तो बेटा ये बन क्या जाएगा 25b स्क्वायर, ये इधर माइनस होकर कितना बन जाएगा 30b प्लस 8 शुड बी इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सबकी बनी है ये, तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं आता ना। कितना बन रहा है ये 25 8 200 230 का 200 बनाना है, बहुत सिंपल है, 20 और 10 कितना बन जाएगा बेटा बोलो 25b स्क्वायर माइनस 20b माइनस 10b प्लस 8। तो यहां से क्या कॉमन निकलेगा 5b और क्या आ जाएगा बेटा अंदर 5b माइनस 4 और यहां से क्या कॉमन निकलेगा 2, तो क्या बन गया बेटा बोलो अंदर 5b माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से b की दो वैल्यूज निकल के आ रही हैं, एक तो आ रही है 2/5 और एक आ रही है 4/5। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की। ओहो अच्छा a ही निकाल लेते यार, कितना टाइम लगाया हमने, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी a की वैल्यू, अगर b की वैल्यू 2/5 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। कैन आई से इट विल बी रिटन एज 3/5। तो कटिंग करके a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1/5। क्या ऑप्शन है 1/5, बस वैसे 1/5 ही आंसर आएगा, बाकी एक बार दूसरी भी निकाल के देख लो 3/25 इंटू 1/5, इसको सॉल्व किया तो ये बन गया 5, तो a की वैल्यू आ रही है 3/5। 3/5 पक्का ऑप्शन नहीं होगी, ये दो ऑप्शन दे रखे हैं सेम है ना, गलत है ये। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1/5। है जी, दिया नहीं हुआ ऑप्शन, अगर दिया होता तो वो भी आंसर होता। हाँ जी नहीं एनसीईआरटी कहाँ से आएगी। हाँ जी क्लियर है जी, कोई डाउट, सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है। चले आगे चले, करो जी ये वाला क्वेश्चन करो, पिछला हो गया। Probability of solving a question by 3 students 1/2 1/4 1/6 respectively, then the probability that the question will be solved। तो क्वेश्चन सॉल्व होने से मतलब है, करो कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। हाँ जी, या तो सिर्फ एक सॉल्व करेगा या दो सॉल्व करेंगे या तीनों सॉल्व करेंगे, तो तीन कैसे बनते हैं, या तो किसी एक से सॉल्व होगा एग्जैक्टली 1 सॉल्व, एग्जैक्टली 2 सॉल्व, और या फिर तीनों सॉल्व करेंगे। अच्छा एक अगर इनमें मैं एक केस ये ऐड कर दूं नो 1 सॉल्व, यही केस बनते हैं टोटल। या तो भाई क्लास में किसी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, या फिर किसी एक से होगा या दो से होगा या तीन से होगा भाई,
यही तो केस बनेंगे टोटल। ये सब सारे केस मिला के किसके इक्वल आ रहे हैं? 1 के इक्वल। यस और नो? अब मेरे को चाहिए क्या बेटा? इसकी वैल्यू चाहिए। अब इसमें तो बन जाएंगे केस। क्या बनेंगे इसमें? केस। इसमें 3 केस बनेंगे, इसमें भी 3 केस बनेंगे, इसमें 1 केस बनेगा, तो टोटल 7 केस बनाने पड़ेंगे। इसमें कितने केस बनेंगे? इसमें तो 1 ही केस बनेगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करने में इंडिपेंडेंट इवेंट होता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा? इंडिपेंडेंट होगा। क्यों इंडिपेंडेंट होगा? क्योंकि ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि पहले वाले ने सॉल्व कर लिया तो दूसरे वाला सॉल्व नहीं कर सकता। हो सकता है दूसरे वाला भी कर ले। तो इट मींस व्हाट टाइप ऑफ इवेंट इट इज? ए इंडिपेंडेंट इवेंट। हमें ये चाहिए, तो क्या मैं इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नो वन सॉल्व द क्वेश्चन कर लू? किसी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। इसको लिखा कैसे जाता है बेटा? इसको लिखा जाता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। मतलब किसी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इसको क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट। तो बताओ भाई ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी है? 1/2। सर 1 में से माइनस करके लिख रहा हूं। 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो 1/2 आएगा। बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 3/4। अच्छा सी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 5/6। तो सॉल्व कर लो, कितना बन गया ये? कटिंग कुटिंग कर दो यहाँ पे 2। तो ये बन गया 1 माइनस 5 बाय कितना बन रहा है? 16। तो टोटल आंसर क्या आ गया? 11/16। ऑप्शन है 33/48। अरे 3 से डिवाइड कर दो, ये बन तो रहा है ऑप्शन 33/48। क्लियर हो गया जी? समझ में आया? इज इट ऑल क्लियर? पक्का? कोई डाउट किसी बच्चे को? चलिए अगले क्वेश्चन पे। लो जी अगला क्वेश्चन फिजिक्स आ गई है। तो कितना होना फिजिक्स से? बहुत कुछ है ना। स्विच ओपन करता क्लोज करता। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। वैसे है फिजिक्स बड़ी अच्छी, बढ़िया सब्जेक्ट है फिजिक्स कि नहीं? नहीं, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो नो तो नहीं होना। थेवेनिन थ्योरम्स तो नहीं है क्या? थ्योरम्स, थेवेनिन थ्योरम नाम सुने कभी? नहीं, बस फिर रहने दो। हाँ जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन? एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम हैज ओपन क्लोज स्विच S1 S2 S3 द स्विचेस ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे क्लियरली दे रखा है इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऑफ वन अनदर एक्स द करंट विल फ्लो फ्रॉम A to B। कोई एक्स करंट है, वैसे हम आई मानते होते हैं, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। चलो A से B कोई करंट जा रहा है। Probability that switch is closed is 1/2 for all respectively. Find the probability that current, सेंटर लिख दिया देख लो, करंट passes through A। तो करंट जो है पास करेगा A से B की तरफ। अब करंट पास कैसे करेगा? कब पास करता है बेटा करंट? जब ये स्विच ऑन हो तब भी A करंट पास कर जाएगा, या ये दोनों स्विच ऑन हो तब भी करंट पास कर जाएगा, या ये दोनों स्विच भी ऑन हो फिर भी करंट पास कर जाएगा, है ना? यही होता है, ऐसी होती है फिजिक्स में। क्लियर? मतलब हमें चाहिए क्या? या तो ऊपर वाला बंदा मतलब हो, या नीचे वाले। अच्छा नीचे वाले दोनों बंद होने जरूरी है कि नीचे वाले में से कोई एक बंद हो जाए? दोनों बंद होने जरूरी है। मतलब बोथ S2 एंड S3 विल बी क्लोज। तो मतलब इसके लिए मैं क्या ले लूंगा? S2 इंटरसेक्शन S3। पहले ये बात समझो, क्या ये समझ में आई? इंटरसेक्शन क्यों ली? क्योंकि दोनों को क्लोज होना जरूरी है। अब बताओ S1 का क्लोज होना जरूरी है कि इसका क्लोज होना जरूरी है? दोनों में से कोई भी एक क्लोज हो जाए या दोनों हो जाए। यहां आ रहा है ना मेरे वर्ड में। तो इसका मतलब मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं किसकी? S1, या तो S1 स्विच क्लोज हो जाए या फिर क्या हो बेटा, या S2 S3 दोनों क्लोज हो जाएं। क्या पहले ये बात समझ में आई? इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए कही है, समझ में आया ये? अच्छा अब देखो इसका फॉर्मूला, ये A हो गया आपके लिए और ये क्या हो गया?
बी, तो क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्विच 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्विच 2 इंटरसेक्शन विद स्विच 3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्विच 1 इंटरसेक्शन विद S2 इंटरसेक्शन S3। ये तो पता ही लग गया, तीनों इंटरसेक्शन हो गए। अच्छा S1 इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/2, सर इसकी कैसे निकालोगे 1/4? वाई 1/4? बिकॉज दे आर व्हाट टाइप ऑफ इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2, यस और नो, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और इनके लिए क्या लिखेंगे, PS1 इंटू PS2 इंटू PS3, मतलब 1/2 1/2 इंटू 1/2। तो टोटल नीचे एल्सियम आ गया 8 का, क्योंकि नीचे 8 आ रहा है ना, ऊपर कितना बन जाएगा, ये 4, ये बन जाएगा 2 - 1, कितना बन गया आंसर 5/8। सो आंसर, अच्छा है नहीं 5/8, तो आंसर इज 5/8। इज इट ऑल क्लियर? समझ में आया? देखने चला रहा था बड़ा औखा जा क्वेश्चन है, बट नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस ये समझना है, ये बच्चों को ये नहीं समझ में आती चीजें, बस पूरी दिमाग खराब हो जाता बच्चों का। ये एक किवें आया सर, ये किवें लिखा गया, क्या समझ में आया ये कैसे लिखा गया? कुछ नहीं है, बहुत इजी सी चीज है। साइमल्टेनियस है, दोनों को होनी चाहिए तो लगा दो इंटरसेक्शन, दोनों में से कोई एक हो या दोनों हो जाए तो क्या लग जाएगा, यूनियन, खत्म, इतनी सी बात है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन का रोला खत्म है। समझ में आ गया कब यूनियन लगेगा कब इंटरसेक्शन लगेगा। चले आगे, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, लो जी करोगे ट्राई। क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट बाय 3 मार्क्समैन ABC आर दिस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन एंड ओनली वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट व्हेन दे फायर साइमल्टेनियसली। तीनों साइमल्टेनियसली फायर कर रहे हैं। आर द इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या लिखा, क्या हुआ है क्वेश्चन में? करो ट्राई करो, सोचो, दिमाग लगाओ, अरे यार करो करो करो, ट्राई करो करो, शाबाश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, बी पता है, सी पता है, ये भी क्लियरली मेंशन्ड है दैट ओनली वन एंड ओनली वन विल हिट द टारगेट व्हेन दे फायर साइमल्टेनियसली। तो तीनों एक साथ टारगेट को हिट नहीं कर सकते, क्लियरली मेंशन्ड है ये। बताओ क्या आंसर आया? हाँ जी आया। एक मिनट बस, कितना आंसर आ रहा है? नहीं, नो, नॉट 5/6।
हाँ जी बेटा। चले चले स्टार्ट कराऊं क्वेश्चन ना। अब देखो सबसे बड़ा हिंट क्या है इस क्वेश्चन में, दैट एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, एग्जैक्टली वन। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब तीन बंदे एक जगह पे लगे हुए हैं, मान लो मेरे पास क्वेश्चन सॉल्विंग चल रही है, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ एक ही बंदा क्वेश्चन सॉल्व करे, सिर्फ एक ही बंदा करे, बस एक ही बंदा करना चाहिए, तो इसका मतलब ये किस टाइप का इवेंट बन गया, इंडिपेंडेंट। क्लियर और नोट, समझ में आई ये बात। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि ये इवेंट जो बनेगा वो कैसा इवेंट बनेगा, इंडिपेंडेंट इवेंट बनेगा। इंडिपेंडेंट अगर इवेंट है तो बेटा हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे एग्जैक्टली वन की बात कर रहे हैं ना ये, मतलब जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे तो क्या बनते हैं, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स बनते हैं। देख लो टारगेट हिट कर रहे हैं ये, अरे यस और नो, टारगेट हिट कर रहे हैं, तो टारगेट हिटिंग में क्या हो सकता है, बोलो ना, टारगेट हिटिंग में क्या होगा। ऐसा तो है नहीं ना कि अगर ए हिट कर रहा है तो बी हिट नहीं कर सकता, कर सकता है ना बी भी, लेकिन वो क्वेश्चन ने कहा है कि एग्जैक्टली वन चाहिए। नहीं समझे मेरी बात, हाँ जी, मतलब उसने हमें एक केस के बारे में बात की है कि हमें एग्जैक्टली वन, मतलब हम जब तीन बंदे फायर कर रहे हैं तो एग्जैक्टली एक बंदे का निशाना लगे, लगने को तो दो के भी लग सकते हैं भाई, उसने स्पेसिफिक केस मांगा है हमसे, नहीं समझे, उसने भाई स्पेसिफिक केस मांगा है। अगर हाँ ये तीन बंदे रेस में भाग रहे होते फिर पक्का पता है कि भाई एक ही जीतेगा, दो तो जीत ही नहीं सकते, यस और नो। अगर सर टाई हो गया तो फिर भी देखते हैं ना, स्पीड या कुछ भी मैटर करता है, पैरामीटर्स, समझ में आया ये चीज, क्लियर और नोट। तो भाई एग्जैक्टली वन इज जस्ट एक क्या है, एक केस है। तो अब क्या हो गया बेटा, देखो ए जीत गया, बी और सी हार गए, चलो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है वैसे, चलो लिख देते हैं, ए भी हार गया, कौन जीत गया, बी जीत गया, सी हार गया, फिर क्या आएगा बेटा, ए भी हार गया, बी भी हार गया, सी जीत गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितने है बेटा बोलो, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3। सी के हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। क्लियर हो गया एक केस। अगला केस क्या बनेगा, ए के हारने की प्रोबेबिलिटी अगेन 1/2, बी को जीतने की प्रोबेबिलिटी, सी के हारने की प्रोबेबिलिटी, ये अगेन 1/2, ये 2/3 और ये कितना आएगा 1/4। इसको सॉल्व करना है बेटा, नीचे तो पूरा सेम ही आ रहा है 12 24, और ऊपर कितना आएगा बेटा बोलो, 6 3 और 2, कितना बन गया 11/24। अब कुछ बच्चे इतने तेज होते हैं वो कटिंग कर देते हैं इसकी, भाई कटिंग करोगे एल्शियम उल्शियम लेने में टाइम लग जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट लिख के आओ आंसर। हाँ जी चले, समझ में आया, डिफरेंस क्लियर है, कौन से इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, कौन से इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं। अब तो नहीं अटकोगे। अब सबसे पहले आपने क्या बोला था, कौन सा इवेंट है ये, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, किसको देख के, एग्जैक्टली वन। पूरा पूरा प्रोसेस देखो ना क्या है, समझ में आया। चले आगे चले, लो जी ये क्वेश्चन करके दिखाओ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, पेयर ऑफ अनबाइज्ड डाइसेस आर रोल्ड टुगेदर टिल ए सम ऑफ ईदर 5 और 7 इज ऑब्टेन्ड। या तो सम 5 आए या 7 आए। आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 कम्स बिफोर 7। मतलब अगर देखो डाइस को खेलने के लिए भी कंडीशन है कि या तो सम 5 आए और 7 आए तब तक डाइस खेलना है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, 5 पहले आए। जिस दिन 5 पहले आ गया क्या मैं अगली बार डाइस गिरूंगा, तो गिरूंगा ही नहीं, 7 आएगा ही नहीं कभी। मतलब वो अल्टीमेटली क्या चाहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑलवेज 5 कम्स। देखो क्वेश्चन को लिखने का तरीका उसका, 7 की तो बात ही नहीं कर रहा वो फिलहाल। एक बार चलो करा दूं, मैं ही करा दूं ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, करा दूं एक बार। चलो सबसे पहले बात करते हैं, आ जाओ एक बार मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन
समझाया आपको। मेरे को ये बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल सैंपल स्पेस 36 बनेगी। कब कब 5 बनेगा? 1 4 4 1 2 3 3 2, 4 ही केस बनते हैं, तो 4/36 आ गया सम 5 आने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी में क्या क्या आएगा? 1 6 6 1 है ना, 2 5 5 2, 4 हो गए, 3 4 4 3, कितने हो गए? 6। और तो नहीं कोई बनता केस? नो। अच्छा सर तब तक खेलना है जब तक 5 और 7 ना आ जाए। फिर हमें वो केस भी तो सर सोचना पड़ेगा जिसमें 5 और 7 ना आए, है ना। नीदर 5 नॉर 7। सर इसका क्या सोचोगे? इसके भाई इतने सारे केस बनेंगे तो बहुत सारे केस बन जाएंगे, तो ये तो कुछ नहीं, ये टोटल ऐड कर लो जिसमें 5 और 7 आ रहे हैं, उसको छोड़ दो 36 में से, कितने रह गए? 26 केस। तो कितना आंसर बनेगा इसका? 26/36। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब हम क्या कह रहे हैं? हम गेम तब तक खेलेंगे जब तक 5 और 7 आएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि 5 जो है वो 7 से पहले आ जाए। जिस दिन 5 पहले आ गया, क्या उसके बाद मैं गेम खेलूंगा? नहीं, तो 7 तो आएगा ही नहीं। अब मेरी मेन मोटिव क्या है? मैं कहता हूं जिस दिन 5 आ गया, इसको ए इवेंट, इसको बी कह दिया, और इसको लेट्स सपोज मैं सी इवेंट कह देता हूं, इसको सी कह दो। जिस दिन 5 आ गया, क्या इसके आगे गेम चलेगी? नहीं। प्लस अब पहले केस में मैं कहता हूं या 5 ना ही 5 आया ना ही 7 आया। अब अगली केस में मैं कहता हूं 5 आ गया, गेम बंद। सर 7 क्यों नहीं आ सकता? अरे क्योंकि क्वेश्चन में क्या गया है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 कम्स बिफोर 7, 5 पहले आना चाहिए 7 से, तो 7 तो आ ही नहीं सकता ना कभी भी। क्लियर और नोट? अब अगला केस क्या बन सकता है? पहले दो केसेस में सर ना ही 5 आया ना ही 7 आया, तीसरे केस में ये आ गया। सर ये रुकेगा कभी तक? नहीं, ये क्या बन जाएगा? ये इनफाइनाइट टर्म्स बनेंगे। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? P5 तो आ ही रहा है, P5 को निकाल लो बाहर, और अंदर क्या बच गया? 1 प्लस PC प्लस PC का स्क्वायर, है ना, कुछ ऐसे बन गया। सो ओन हाउ मेनी टर्म्स? इनफाइनाइट टर्म्स। तो इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला बन गया। इसकी वैल्यू कितनी है P5 की? क्या नहीं से 1/9, 4/36 है ना। और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला 1/1 माइनस PC। PC की वैल्यू कितनी है? 26/36। चलो 26/36 ही लिख लेते हैं। अब ये बन कितना गया? 1/9। अब ये बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 10/36। कटिंग वटिंग कर दें, 4 कटिंग करके 2, ये कितना आ गया? 5। तो ओवरऑल आंसर इज 2/5। दैट्स इट। तो ये इसका आंसर बनेगा। इज इट क्लियर? इजी? समझ में आया ये? चले आगे चले। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन अनबाइज्ड डाई इज रोल्ड अंटिल ए नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स। तब तक हमने डाइस को घेरना है जब तक नंबर 4 से बड़ा नहीं आता। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवन नंबर ऑफ टोस इज नीडेड? तो मतलब कि वो 4 से बड़ा नंबर के लिए हमें क्या चाहिए? इवन नंबर ऑफ टोस चाहिए। वो कैसे सर? देखो फॉर एग्जांपल पहले तो हम ये निकाल लेते हैं, ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 2/6, और इवन वी कैन से 1/3। तो ग्रेटर देन 4 ना आया, मतलब लेसर देन और इक्वल टू 4, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 4/6, 2/3। इसको मैं ए इवेंट मान लेता हूं, इसको मैं बी इवेंट मान लेता हूं। तो हमें जिताना किसको है? ए इवेंट को। या फिर अब कंफ्यूज ना हो तो मैं इसको बी की जगह बेटा क्या मैं ए का कॉम्प्लीमेंट कह दूं? अब ध्यान से सुनो, अब मेरे को जीतने के लिए कितने टॉस करने हैं बेटा? इवन नंबर ऑफ टॉस। क्या पहले टॉस पे ही 4 से बड़ा नंबर चाहिए? नहीं चाहिए। पहले टॉस पे हमने हारना है, लो जी पहले टॉस पे हम हार गए। अब दूसरे टॉस पे क्या करना है? दूसरे टॉस पे हमने जीतना है, जीत गए दूसरे टॉस पे। अब क्या होगा? पहले टॉस पे भी हार गए, दूसरे पे भी हार गए, तो पक्का तीसरे पे भी हारेंगे ही, क्योंकि हमें इवन नंबर ऑफ टॉस पे गेम को खत्म करना है। तो यहां पे जीत गए हम। सो हाउ मेनी केसेस आर देयर? देयर आर अगेन इनफाइनाइट केसेस। समझ में आया? तो इसमें बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को निकाल लो बाहर, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो बाहर ही आ गया ना, सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स। तो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी है 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है बेटा 1/3, ये कितना है 1/1 माइनस इसका स्क्वायर कितना है 4/9। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं इसकी, कितना बन गया 2/9 और ये बन रहा है अगेन 5/9। ओ तो सेम आंसर बन गया, तो आंसर आ गया 2/5। दैट्स इट। कर लो जी नोट डाउन इसको एक बार। हाँ जी क्लियर है जी। बेटा ये वो करना, स्टॉप करना इसको, पॉज करना अभी, ठीक है ना। 2024 वाले PYQ करो जी। पहला क्वेश्चन ट्राई, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, 2024 के PYQs हैं ये सारे। हाँ जी क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन देखो, कहता है एन अर्न कंटेन 6 वाइट एंड 9 ब्लैक बॉल्स, 2 successive draws of 4 balls are made without replacement। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब समझते हो ना, बॉल निकाल के जेब में डाल ली हमने। द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्रॉ गिव्स ऑल द व्हाइट बॉल एंड सेकंड ड्रॉ गिव्स ऑल द ब्लैक बॉल, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, व्हाइट बॉल कितनी है 6 व्हाइट बॉल हैं, तो व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 6C4, टोटल बॉल्स कितनी है 15, 15C4, व्हाइट बॉल निकल गई। अब सेकंड टाइम में कौन सी बॉल निकालनी है ब्लैक, कितनी है ब्लैक बॉल्स 9C4। अच्छा नीचे कितनी आएंगी टोटल, अब 15 रहेंगी नहीं, 4 बॉल्स ऑलरेडी निकल गई ना, तो 11C4 लो खत्म। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बताओ, नहीं समझे, समझ गए। ये 2024 का क्वेश्चन आया हुआ है, इसको सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ रहा है 3/715। ठीक है जी सॉल्व कर लोगे, तो आता है सॉल्व करना, बस सॉल्विंग पार्ट था इसमें और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन पार्ट। चलें अगला क्वेश्चन देखें, इजी क्वेश्चन है ना। चलो क्या कह रहा है, फेयर डाइज थ्रो अंटिल 2 पेयर्स, यार अभी करके आए ये क्वेश्चन, अभी अंटिल का मतलब ये इनफाइनाइट तक जाएगा क्वेश्चन पक्का। देन द प्रोबेबिलिटी दैट 2 अपीयर्स, सेम क्वेश्चन नहीं किया गया अभी, सेम क्वेश्चन करके आए अभी हम, करो बताओ आंसर जल्दी फास्ट। सेम क्वेश्चन किया अभी मैंने, सेम करवाया, जल्दी करो जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी 5/11 यस। वाशिवांश तेरे पक्के आगे नंबर 4, 2024 देखो कितना सोखा क्वेश्चन है दसो। अरे आया कि नहीं आया आंसर, क्या आया, फेयर डाई थ्रो अंटिल 2 पेयर्स, तो या तो 2 आएगा या 2 नहीं आएगा, बस यही है। अब इसका क्यूब हो जाएगा है ना, डायरेक्ट लिख दूं, अभी तो कराया सेम क्वेश्चन। 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी है 5/6 और 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/5। तो ये बन गया 5/36 और ये बन जाएगा 1 माइनस, इसको डिवाइड कर दो, कितना बनेगा यहाँ पे 5/6 ना, हाँ कितना बनेगा 25/,
6 के नहीं, अरे 5 से डिवाइड कर रहे हैं, कॉमन रेशो बतानी है भाई। क्या हो गया, 5/6 ही तो बनेगी। नहीं सर, स्क्वायर है ना, ध्यान से देखो कॉमन। अब फिर ध्यान से देख, इधर भी तो स्क्वायर है। हाँ क्या, नहीं ठीक है, नीचे 36 बनेगा। ठीक है जी, ये 25/36 5 का भी तो स्क्वायर। हाँ 5 का स्क्वायर बचेगा। ये 36 कट गया तो आंसर क्या बन गया, 5/11। खत्म। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये लो अगला क्वेश्चन। कहते हैं इंटीजर इज चूजन फ्रॉम रैंडम 1 2 3 4 सो ऑन, कहां तक जाने 50 तक। प्रोबेबिलिटी दैट इंटीजर इज ए मल्टीपल ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ 4 6 एंड 7। ये बता किसका क्वेश्चन है, 4 नंबर आ जाए या 6 आ जाए या 7 आ जाए, यही कह रहा ना एटलीस्ट। इसका फॉर्मूला याद है 3 का, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 माइनस 4 इंटरसेक्शन 6। 4 इंटरसेक्शन 6 का मतलब पता है क्या होता है, 4 पे भी जाए और 6 पे भी जाए, ऐसा कौन सा नंबर होता है, 12 पे डिविजिबिलिटी रूल, एलसीएम लेना होता है इनका। अच्छा फिर 4 और 7 का मतलब 28 हो गया। फिर उसके बाद 6 और 7 वाला 42, और प्लस कर रहे हैं इन सभी का 4 6 और 7, 12 इंटू 7 कितना होता है, 84 84 तो नंबर ही नहीं आएगा अपने को, मतलब ये तो अल्टीमेटली क्या है 0, 84 हो रहा है। ये क्या बन रहा था, ये 84, एलसीएम देखना है ना, ये बन रहा है क्या 42, ये क्या बन रहा है 28। ये किसके नंबर ढूंढने हैं हमने, किसके, 12 के, ये 12 है। बोलो 4 के नंबर कितने होते हैं, 1 से लेके 50 तक, जो 4 से डिविजिबल हो, 48 तक जाएंगे, 50 तक तो जाएंगे नहीं। 12 नंबर पक्का, इंटीजर ही चूजन, हाँ 48 तक जा रहे हैं, तो कितने नंबर बन गए 12, ये 12 बन गए। अच्छा 12/50 लिख दो, एक ही नंबर चूज करना है ना, हाँ। और 6 तक, 6 के लिए 8/50, अच्छा 7, और 12 वाले 4/50। समझ में आ रहा है, कितना बन गया आंसर, 27 और 27 में से 6 गए, 21/50। बताओ 2024। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया ये। चले आगे चले, सेम क्वेश्चन क्या किया क्लास में कल, याद है 30 कुछ आंसर था इसका, हो रहा 30/121 में, कोई याद आंसर याद है ना, सेम डिट्टो क्वेश्चन किया हमने कल क्लास में, 30/121 कर रखा है कल क्लास में क्वेश्चन। बैग ए कंटेन्स 3 वाइट, करोगे ट्राई करोगे, करो ट्राई करो। बेस थ्योरम याद है, बेस थ्योरम का डायरेक्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। मैं आपको बेस थ्योरम जब करवाई है मैंने क्या बोला है, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी से इजी कोई चैप्टर नहीं है, अगर आपको समझ में आया तो, क्वेश्चन करने हैं तो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं इसके। कितने बैग्स हैं, 2 बैग हैं, तो और भी इजी है। बैग ए को सिलेक्ट करने के कितने चांस, 1/2, और बैग बी को भी 1/2। बैग ए में क्या क्या है बेटा, 3 वाइट है और 7 रेड बॉल हैं। बैग बी में क्या है बेटा, 3 वाइट है और 2 लाल बॉल हैं। एक बैग को सिलेक्ट करो जिसमें से बॉल निकालनी है। अच्छा जो बॉल निकालनी है वो कौन सी निकालनी है, वाइट निकालनी है। चलो आ जाओ जी, बैग ए सिलेक्ट हुआ और बॉल निकली वाइट, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/10। बैग बी सिलेक्ट हुआ और बॉल निकली वाइट, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/5। अब निकालना क्या चाहते हैं भाई, व्हाइट बॉल निकालना चाहते हैं, लेकिन निकली कौन से बैग से, बैग ए से। बस
फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, अच्छा 3/10 इंटू 1/2। चलो मैं ना आपको आज एक पॉइंट बताता हूँ यहाँ पे, वैसे उस टाइम भी बताया होगा पक्का। 3/5 इंटू 1/2, 1/2 का कोई रोल नहीं है इसमें, कॉमन हो गया, कट गया। अच्छा आंसर सही करना है ना, इसको देखो मेरे दिमाग में पता क्या चलेगा, ये चलेगा। ऊपर बन गया 6, नीचे बन गया 10, 10 भी गया, ऊपर क्या रह गया 3, नीचे क्या हो गया 6 + 3 कितना हो गया 9। कितना आंसर आ गया 1/3। कौन सा ऑप्शन, खत्म। समझ में आया पक्का, कोई डाउट? चलिए अगले क्वेश्चन पे। लो जी, ये भी किया हुआ है हमने क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में भी था, ये मतलब पहले जब एनसीईआरटी में चैप्टर था ना तब ऐसा क्वेश्चन आता है। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन? 3 एप्पल निकालने हैं, सॉरी 3 एप्पल निकालने हैं, 3 रोटन एप्पल, 3 खराब एप्पल मिक्स हो गए 15 गुड एप्पल्स के साथ, तो टोटल एप्पल कितने हो गए 18 हो गए। इतनी बात समझ में आ गई। अज्यूमिंग दैट रैंडम वेरिएबल x टू बी द नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स इन ए ड्रॉ ऑफ 2 एप्पल्स, 2 एप्पल निकालने हैं तो वेरिएंस मांग रहा है। ओहो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब सुनो ध्यान से, पहले हमने कितने एप्पल निकालने बेटा, 2 एप्पल निकालने ना, 2 एप्पल। पहले हम बात करेंगे x इक्वल टू 0, दोनों के दोनों एप्पल कैसे होंगे? x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है बेटा, रोटन एप्पल्स निकालने हैं ना हमने। x इक्वल टू 0 का मतलब है कोई भी एप्पल रोटन नहीं है, इतनी बात समझ में आई? तो रोटन एप्पल नहीं है। अच्छा कुछ दिया है सर विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट नहीं, तो इसका मतलब निकाल के जेब में डालना है बस, विदाउट रिप्लेसमेंट। कितना लिखेंगे बोलो, 15 बाय, हाँ जी 15/18 इंटू 14/18, 21। x इक्वल टू 1 का क्या मतलब होता है, एक खराब और एक सही, तो 15/18 इंटू, यहां पे गलती कर दी, यहां पे 17 आना था, हाँ जी यहां पे बताओ कितना आएगा 3/17। अच्छा बस सही हो गया, ये कंप्लीट हो गया। चलो 1 मिनट सोच लो आप, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ उससे। दोनों के दोनों रोटन, तो 3/18 इंटू 2/17। भाई पहला गुड एप्पल फिर बैड एप्पल, दूसरा केस भी तो बनता है, पहला बैड एप्पल फिर गुड एप्पल, इंटू 2 कौन लगाएगा, अंकल लगाएगा, तो इसी में नंबर कट जाएंगे आपके। याद है कि नहीं? करना क्या है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। अब ये सही लिखा कि गलत लिखा, ये कैसे चेक होगा, इनका सम करके देख लो सही है कि गलत है। कर सकते हो कि नहीं, यस और नो? तो अब फॉर्मूला याद है वेरिएंस का, पहले हाँ जी क्या लिखते हैं वेरिएंस का फॉर्मूला, xi स्क्वायर इंटू pxi माइनस xi इंटू pxi का होल स्क्वायर और इसका पूरे का समीशन। पहले पार्ट का तो 0 ही आ रहा है बेटा, इस पार्ट का तो यही लिखेंगे जो है, कितना आएगा बेटा 690। फिलहाल हम नीचे 18 इंटू 17 लिख देते हैं फिलहाल, ठीक है। क्या 306 बेटा, ये अपना 15, अच्छा ये, अरे नीचे वाले को मैं मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहा। अच्छा नीचे वाला क्या आएगा बेटा 18 इंटू 17 और ये बन गया 6, और ये क्या बनेगा, ये 2 नहीं है, ये 2 का स्क्वायर बनेगा, कितना बनेगा 4, 4 इंटू 6 कितना हो गया 24। याद आ रहा है? अब नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लाई करना है इनको। नेक्स्ट ये क्या बन जाएगा बेटा बोलो, अगेन इट विल बी 90/18 इंटू 17, और ये क्या बन जाएगा बेटा बोलो 6 इंटू 2 12, 12/18 इंटू 17, इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या, हाँ जी क्या बन जाएगा बोलो, ये इनको सम कर दो, कितना बन गया सम करके 1114, और नीचे कितना आ गया 18 इंटू 17, और ये कितना बन गया 102। कुछ नहीं बन रहा, इसका होल स्क्वायर। कोई 17 के टेबल टूबल पे जाता है, ये देखो 17 6 42 102 है ना, देखो जाता है ना, देखो इसलिए कटिंग नहीं की थी मैंने।
अच्छा 18 के टेबल पे 114 जाता है, 18 8 दा 114। सर नहीं 18 4 दा 114 नहीं होता। अच्छा नहीं होता फिर 108 जाता है फिर। अच्छा 1 to 4 तो नहीं आ रहा ना। अच्छा कटिंग नहीं हो रही है तो धोखा दे गया। अच्छा चलो ਇਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਨੀਚੇ 3, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਰੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲਓ 9 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਉੱਪਰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 5 ਤੇ 7 57 ਤੇ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਯੈਸ ਤੇ 3 ਆ ਗਿਆ ਉਰੇ, ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ 19, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 19 ਬਾਏ 3 ਇੰਟੂ 17, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 1/9। ਐਲਸੀਅਮ ਲੈ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਐਲਸੀਅਮ 9 इंटू 17, ठीक है जी। तो नीचे तो भाई सही दिख रहा है 153 आ रहा है नीचे, ठीक है। ऊपर कितना आ जाएगा 3 इंटू 57 ही ठीक था ऊपर तो, है ना। माइनस कितना आ जाएगा 17, क्लियर हो गया। तो 57 में से 17 माइनस कर दो, कितने आ गए 40, हुआ ऑप्शन। किया ना हमने क्लास में ये ऐसे क्वेश्चन, लास्ट लेक्चर था ये हमारा प्रोबेबिलिटी का जब हमने किया था ऐसा, क्लियर। चले आगे, चलो देखो नेक्स्ट कर लोगे, कौन सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। 2 मार्बल्स, हाँ जी बोलो। 2 marbles are drawn in succession from a box containing 10 red, 30 white, 20 blue and 15 orange marbles with replacement being made after each drawing दिया हुआ है स्पेशली। Then the probability that first drawn marble is red and second drawn marble is white। तो पहला रेड आ जाए फिर व्हाइट आ जाए, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन नहीं है। पहला रेड, रेड टोटल कितने हैं ये 10 बाय 75, व्हाइट बॉल निकल गई, व्हाइट मार्बल निकल गया कि रेड, रेड निकला है। सेकंड क्या है व्हाइट, व्हाइट के लिए 30 बाय 75 लिखूं 74 76 हो गुरुजी 75 ही आएगा, क्यों विद रिप्लेसमेंट है, मतलब जो मार्बल निकाले वो दोबारा बैग में डाल दिए मैंने, अगर ना दिया होता तो विदाउट रिप्लेसमेंट होता। बेटा एक ਵਧਾਣਾ नहीं है, ਘਟਾਣਾ जरूर हो सकता है बट ਵਧਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ठीक है ना। ਉਹਦਾ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਰਬਲ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪਾ ਦੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾ ਦੋ, उस केस ਚ ਵਧेंगे मार्बल्स। तो इसको सॉल्व कर लो बेटा। हाँ जी बी बन रहा है 4 बाय 75, कटिंग कर दो, ये बन गया 5 के टेबल पे कटिंग कर दी, यहाँ पे आ गया 6 और ये बन गया कितना 15 आ गया, हाँ जी। और ये बन जाएगा यहाँ पे 3 और ये बन जाएगा यहाँ पे 2 और ये बन जाएगा 2, तो 4 बाय 70 करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे, लो जी देखो पढ़ो जरा क्या कहते हैं। A coin is biased so that the head is twice as likely to occur as a tail। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड देखूंगा तो 2/3 आएगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी आएगी 1/3। बच्चों को आदत है 1/2 करके आने की, तो इसलिए आंसर गलत हो जाता है। फिर आगे क्या कह रहा है, इफ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 tails and 3 head। और ये बहुत सिंपल है, इधर देखो हमें पता है टोटल केस 8 बनेगा, 2 टेल चाहिए और 1 हेड चाहिए, वो कुछ नहीं करना। देखो इधर देखो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, इसके टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3। इनकी रीअरेंजमेंट, इसकी क्या कर दो रीअरेंजमेंट, कितने वे से रीअरेंजमेंट होगी 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ये देखो बच्चे भूल गए ना 2 फैक्टोरियल लिखाना, खत्म। तो कटिंग करके यहाँ पे कितना आ गया 3, तो ये 3 से 3 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 2/9। यहां टाइम बचेगा अपना मैथ्स में, है एक एक लाइन का क्वेश्चन है। देखो करें अगला क्वेश्चन, ठीक है जी, समझ में आई है। करो जी पढ़ो क्या क्वेश्चन दिया हुआ बेटा। देखो अ बैग कंटेन 8 balls whose colors, यही है ना, हाँ,
whose colors are either white or black. 4 balls are drawn at random without replacement. Without replacement मतलब बैग से निकाल ले बाहर रख दो. And it was found that 2 balls are white and other 2 balls are black. जब हमने 4 balls निकाल ली, 2 white निकली और 2 black निकली. The probability that bag contains equal number of white and black balls. इसमें तो केस बनेंगे आपके. तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बैग है ना उसमें इक्वल नंबर ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक बॉल है. अब बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को. फिर अगर ये पहली अज्यूम करके चलने की इसमें इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स हैं बेटा अज्यूम नहीं ना करना, वो तो निकालना है. अब पॉसिबिलिटी क्या है. अब मैं 4 बॉलें निकाल रहा हूं जिसमें से 2 व्हाइट हैं और 2 ब्लैक हैं, तो पक्का है कि 2 व्हाइट तो रखनी पड़ेंगी. ऐसा तो है नहीं कि मैं 2 से कम, मैं कहूंगा 1 व्हाइट रख ले बेटा 7 ब्लैक रख ले. इज इट पॉसिबल. पॉसिबल ही नहीं है. तो मेरे पास केस बनेंगे. क्या क्या केस बनेंगे बेटा देख. मैं कहता हूं कि मैं 2 व्हाइट रख गया, 6 ब्लैक बॉल्स रख ली मैंने, है ना. केस ये बनेंगे. अच्छा और क्या क्या केस बन सकते हैं. 3 व्हाइट 5 ब्लैक. अच्छा और 4 ब्लैक. इसी की बात हम कर रहे हैं. बेस थ्योरम का क्वेश्चन बनेगा ये. ठीक है. और क्या बनेगा. 5 वाइट 3 ब्लैक. अच्छा और क्या बनेगा. 6 वाइट और बस बस बनेगा. और देख लो. हैं जी. 2 ब्लैक हाँ नहीं वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, बच्चे लगा के आते हैं ना इसका आंसर. है जी. हाँ अब बच्चे इसका आंसर पता क्या लगा के आते हैं. ऑप्शन दी हुई है 1/5 दी गया है ना ऑप्शन, बट नहीं पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन. अब दोबारा 1/5 लगाए आते हैं वो. बताओ करो सॉल्व करो क्या बनेगा बताओ. भाई ये तो हमारे बैग हो गए. इतने तो क्या हो गए हमारे बैग हैं ये. ठीक है ना. इसकी तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने. नहीं समझे. ये तो बेटा हमारे बैग हैं. बताओ कैसे निकालोगे. अब देखो इधर देखो. अब ये मान लो ये बैग 1 है, बैग ए, बैग बी, बैग सी, बैग डी, बैग ई. ये हो गया. अब मेरे को बात करनी है इसकी. मेरे को पता लग गया इसमें से बॉल निकली है. अब देखो मैं क्या कहूंगा. मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है. मेरे को सिलेक्शन कौन से बैग की करनी है. बैग सी की. कितने बैग हैं टोटल 5. तो एक बैग को सिलेक्ट करने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 1/5. अब इसमें 4 व्हाइट हैं 4 ब्लैक हैं, तो मेरे को 2 व्हाइट निकालनी है. कैसे निकालूंगा 2 व्हाइट. 4C2 और 4C2 2 ब्लैक. टोटल 8 में से कितनी बॉल्स निकाल ली 4 बॉल्स. ओके फेवरेबल कंडीशन आ गई. इसी को सेम हम नीचे लिखेंगे. कैलकुलेशन वर्क थोड़ा सा करा रहा है वो. अब चलेंगे सबके पास 1/5. पहले वाले के पास 2 व्हाइट हैं 6 ब्लैक हैं, तो 2 में से 2 व्हाइट निकल गई और 6 में से 2 ब्लैक निकल गई. और नीचे क्या लिखेंगे 8C4. हो गया एक केस. अगला 1/5. वैसे 1/5 लिखने की जरूरत नहीं है. क्यों कटेगा ये सब. 1/5 लिखूं काट. चलो काट देंगे अगली बार. अच्छा ये बन जाएगा अगला 3C2 5C2 डिवाइडेड बाय 8C4. लिख दिया. ये देखो 8C4 भी ना लिखें तो भी चलेगा ना काम. सब में कटेगा वो, बाद में काट देंगे. चलो 1/5. हाँ जी क्या लिखेंगे 5C2 3C2 डिवाइडेड बाय 8C4. ये सेम रिपीट हो गए. अब केस क्या बनेगा 1/5 6C2 2C2 डिवाइडेड बाय 8C4. तो क्लियरली मेरे को दिख रहा है इस पूरे पार्ट में 1/5 कटता हुआ और 8C4 भी कटता हुआ दिख रहा है. कॉमन है. तो बस ऊपर से आंसर लिखना है. 4C2 कितना होता है 6. 6 into 6 कितना बन गया 36.
अब नीचे आ जाओ, ये बन गया 36, 2c2 1 होता है, 6c2 कितना होता है 15, 15 करेंगे करेंगे, एक मिनट रुक जा, ये कितना बन गया 3 और ये कितना बन गया 10, ये बन गया 30, ठीक है ना। अब 5c2 इंटू 3c2 तो दोबारा से आ गया ये, अब 6c2 इंटू 2c2 अगेन क्या आ गया बेटा 15, तो सॉल्व कर दो, कितना बन गया 36 डिवाइडेड बाय, हाँ जी कितना बन गया 15 15 30, 90 बन गया टोटल, 90 दे 36 कितना 126, हाँ जी 4 के टेबल पे जा रहा है ये, कितना आएगा 4 के टेबल पे, ये आ गया ऊपर 9 और ये कितना आ गया बेटा बोलो 31, नहीं 4 के टेबल पे नहीं जा रहा ना, अरे अरे एक मिनट, कितना बन रहा था ऊपर 36, कैलकुलेशन सही है ना अपनी, 3 के टेबल पे काट दो, कितना आ गया ऊपर 12, नीचे कितना आ गया 42, ऊपर कितना 2 के टेबल पे काट दो, 3 के टेबल पे काट दो अगेन, 3 के टेबल पे ही कट रहा है ऊपर आ गया बेटा कितना 4 और नीचे कितना आ गया अगेन 14, तो ऊपर आ गया 2 नीचे आ गया 7, तो आंसर क्या आ गया 2/7। बच्चे ऑप्शन क्या लगा के आते हैं 1/5, जबकि ये क्वेश्चन किसका था बेस थ्योरम का क्वेश्चन। क्लियर हो गया जी, समझ में आया, देख लें 2 क्वेश्चन और रह गए है ना, चलो जी ये तो खुद ही कर लोगे, देखो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, लेट अजय विल नॉट अपीयर इन जेई एग्जाम, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मैं पढ़ता हूं, हाँ जी बोलो क्या कह रहा है, लेट अजय विल नॉट अपीयर इन जेई एग्जाम विद द प्रोबेबिलिटी 2/7, अजय पेपर देने नहीं गया, कितनी प्रोबेबिलिटी 2/7, बोथ अजय एंड विल अपीयर द एग्जामिनेशन इज 1/5, अजय विल अपीयर इन द एग्जाम, विजय विल नॉट अपीयर इन द एग्जाम, मतलब अजय अपीयर कर गया बट विजय को अपीयर नहीं करवाना, उसका एग्जाम बताओ, उसका बताओ। ये देखो ये बहुत सिंपल है, कहता अजय पेपर में अपीयर कर गया बट विजय को अपीयर नहीं होने देना, याद करो ये मैंने बताया था, ये इसको बोलते हैं ओनली अजय विल अपीयर इन द एग्जाम, ओनली अजय मतलब अजय में से आप इसका इंटरसेक्शन क्या कर दो माइनस, सर ये इसकी प्रोबेबिलिटी तो दी नहीं हुई, अजय विल अपीयर इन द एग्जाम, हमें क्या दिया हुआ है अजय विल नॉट अपीयर इन द एग्जाम, उसको मैंने बाहर ले लिया 2/7, तो अजय के अपीयर होने के कितने चांसेस हैं 5/7, तो ये 5/7 आ गया, और दोनों अपीयर होने के कितने चांसेस है 1/5, तो 35 आ गया और ऊपर आ गया 25 - 7, तो 25 - 7 कितना होता है 18, 18/35, खत्म। कोई क्वेश्चन टफ आया अभी तक, लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्लियर, चले पढ़ो जी, क्या दिया हुआ क्वेश्चन, ये मेरे ख्याल से हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, मैं क्लास में मतलब जो पहले रेगुलर क्लासेस थी ना वहां पे ये क्वेश्चन PYQs का ऑलरेडी डिस्कशन में आया हुआ है क्वेश्चन। क्या कह रहा है पता है, ये देखो ये क्या है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये तो बड़े आराम से निकाल लेंगे हम, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा बट ये मेरे को बड़ा इजी लग रहा है देखने में। अब देखो पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है, फेयर डाइज टोस्ट until a 6 is obtained, मतलब जब तक 6 ना आए तब तक हमने टॉस करते जाना है, x denotes the number of tosses required, तो ये कह रहा है कि 3 टॉस चाहिए हम, ये तो वही नहीं है इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी वाला क्वेश्चन, 3 टॉस चाहिए, तो 3 टॉस में पक्का कहां आएगा बेटा, तीसरे टॉस में पक्का क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, समझो ना क्वेश्चन, कहता कि ए क्या है, कितने टॉस करने हैं हमने, ये क्या कह रहा है नंबर ऑफ टॉस रिक्वायर्ड, मतलब हमने तब तक डाइस को घेरना है जब तक 3 क्या ना आए, तब तक 3 टॉस ना कर लें, है ना, और डाइस तब तक गिरेगा जब तक 6 ना आए, क्लियर हो नोट, यही केस बनता है ना, हमने एक बार डाइस गिरा 6 आ गया खत्म, हमने एक बार डाइस गिरा 6 नहीं आया बट दूसरी बार डाइस गिरा 6 आ गया, यस और नो। अब 3 टॉस में क्या होगा, पहले 2 डाइस पे 6 नहीं आएगा, तीसरे डाइस पे 6 आ जाएगा, करो ट्राई करो, हाँ जी पहला केस क्या बन जाएगा बोलो, पहला x = 3, x = 3 पे क्या आएगा, 2 पे 6 नहीं आया, वो तीसरे पे 6 आ गया, खत्म, ये आ गया a आ गया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब 3 से ज्यादा केस होने चाहिए, 3 से ज्यादा केस मतलब 4 भी हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं। अब देखो
पहला केस मतलब 3 भी हो सकता है ना, इक्वल टू है, 2 पे आया नहीं, तीसरे पे आ गया, 3 पे आया नहीं, चौथे पे आ गया, फिर 100 चलता जाएगा। क्या बनेगा? इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, जिसमें फर्स्ट टर्म हमें दिखी 5/6 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस, हाँ जी कितना बन गया ये 5/6 डिवाइड बाय, तो ये बन जाएगा आपका, नीचे बन जाएगा 1 और ऊपर बन जाएगा, बेटा कर ले 5/6 बनेगा और ये 25 आना सी, ठीक है जी। तो 25/36 आ रहा है ये, सॉल्व कर लो, ठीक है। तो बी आ गया मेरे पास 25/6। चलो जी सी पार्ट की बात करनी है, सी पार्ट अच्छा है, क्या कह रहा है ये चीज है ना, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इंटरसेक्शन x शुड बी लेसर ग्रेटर देन 3 है ना, और डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 3, यही होता है। कोई नंबर 6 या 6 से बड़ा हो तो पक्का है कि 3 से बड़ा होगा, तो ऊपर मतलब क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 3। तो कम से कम 6 या 6 से ज्यादा टॉस लगेंगे, अगर 6 या 6 से ज्यादा टॉस है तो ऊपर बन रहा है बेटा पावर 5 इंटू 1/6, पावर 6 इंटू 1/6 प्लस सोन, और नीचे 4 टॉस लग रहे हैं कम से कम, तो क्यूब इंटू 1/6 प्लस सो ओन इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, तो यही सी आ जाएगा, कुछ नहीं करना, बी प्लस सी डिवाइड बाय ए करना है, तो निकाल लोगे क्या, कर लोगे, कैलकुलेशन वर्क है बस। इसका आंसर जो लिखा आ रहा है, इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसको ये वाला बन रहा है हमारा सॉल्व करके 25/36 अगेन बन रहा है यही, जो बी बन रहा था वो भी यही बन रहा है, ए जो है वो 25/216 बन रहा है। तो ये टोटल जब आप सॉल्व करोगे तो इसका टोटल का आंसर मेरे पास आ रहा है 12, ठीक है जी, कर लोगे, क्लियर है जी, 12 आएगा सम, क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, क्लियर है कि नहीं, यस और नो, इज इट ऑल क्लियर, ठीक है। तो ये 2024 के PYQs हमने डिस्कस किए क्लास में, ठीक है जी, तो कर लेना बेटा ट्राई, सबसे इजी PYQs आए हुए थे इस बार, तो ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी होगी, तो जो +2 वाली प्रोबेबिलिटी है उसके कुछ क्वेश्चन हमने 2024 वाले डिस्कस कर लिए, और जो आपने रिवीजन करनी है, आपके पास सबके पास लेक्चर्स हैं है ना, जल्दी जल्दी से उसको रिवाइज कर लो, कल क्लास नहीं रख रहे फिर, ठीक है जी, रिवाइज कर लो ना, प्रोबेबिलिटी का दिन था बट प्रोबेबिलिटी का दिन खत्म हो गया एक हमारे पास, ठीक है जी। तो मंडे ऑनवर्ड